हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने में एक बड़ा ही चैलेंजिंग सा प्रॉब्लम लेके आया हूं और ये जो प्रॉब्लम है वो चैलेंजिंग इस टर्म्स पे नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इस टर्म्स पे है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ देखनी पड़ सकती है। तो उस हिसाब से ये जो सवाल है आपके एडवांस में भी एक्सपेक्टेड है और मेंस में भी एक्सपेक्टेड है। इस छोटे छोटे पार्ट्स आपके मेंस में आ सकते हैं। सवाल है आपके पास रोटेशन का। क्या है सवाल आपके पास? रोटेशन का, कि किस तरीके से रोटेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सिंक्रोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है आलोक शंकर और आप सभी का पीएन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक एम मास का डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और आपने इस डिस्क के बॉटम वाले पार्ट को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है और उसके सबसे आखिरी वाले पॉइंट पे एक एम मास लगा दिया है और उसको आपने एफ नॉट का फोर्स दे दिया है। तो आपको बताना है कि जस्ट आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ द फोर्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ द डिस्क। ठीक है क्या? अब जब पहली बार बच्चे इस तरह के सवाल देखते हैं ना, तो यकीन मानिए वो कितने भी बड़े सूरमा है, दे आर नॉट इन द कंडीशन कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, राइट। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम को शुरू कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। तो देखिए, मेरा सजेशन तो यही है कि कभी भी एक ही साथ पूरे प्रॉब्लम को ना देखें, टुकड़ों टुकड़ों में देखें और देखिए कि क्या कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपने एफ नॉट का फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे आपके पास एक टेंशन का फोर्स लग जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे टेंशन का फोर्स लगेगा तो सेम ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी टेंशन का फोर्स लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है क्या? ओके। अब आप सोच के बताइए कि अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा मास आपके पास m दिख रहा है ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से तो आगे जा रहा होगा। मैंने बोला लेटर सपोज करिए कि a1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मास आपके पास m है इस पे एक फोर्स लग रहा है राइट साइड में एफ नॉट और एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन टी का। तो आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि अगर ये बॉडी a1 एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो एफ नॉट माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पहला इक्वेशन बहुत आसान है और इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस की जरूरत आपके पास नहीं पड़ेगी। तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो आपको पहले से पता है कि अगर आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को देखोगे तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन आपके पास सेम ही होने वाला है। मतलब यहां का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब इस स्ट्रिंग को अगर आप ये डिस्क के बिल्कुल बॉटम पे मानेंगे ना तो ये पॉइंट भी कितने से चलना चाहेगा, a1 से चलना चाहेगा। लेकिन अगर आप डिस्क के बारे में बात करेंगे तो डिस्क का जो भी फ्री बॉडी डायग्राम होगा, जहां तक देखने में आ रहा है कि इस पूरे डिस्क पे एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे जिसका वैल्यू t है, हाँ या ना, जिसका वैल्यू कितना है, t है। और आप सोचिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि ये जो टेंशन का फोर्स है आपके पास इस बॉडी को क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा। क्योंकि जब इस डिस्क पे एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ टेंशन का तो ये आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा। और आप देख सकते हैं कि टॉर्क जो है ना, यहाँ जो टेंशन है ना, एक टॉर्क भी क्रिएट करेगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप इस टॉर्क का टेंशन का टॉर्क देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से क्या करना चाहेगा, रोटेट करेगा। तो इससे आपके बॉडी में एसीएम भी डेवलप हो जाएगा और आपके डिस्क के अंदर में एक अल्फा भी जनरेट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ओमेगा भी जनरेट हो जाएगा। जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है तो जस्ट आफ्टर बॉडी में अल्फा तो जनरेट हो सकता है लेकिन ओमेगा जनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ओमेगा को जनरेट होने के लिए बी नीड सम टाइम। याद है ना आपको, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। तो अनलेस और अनटिल वी आर नॉट गिविंग सम सॉर्ट ऑफ द टाइम, till then there is no generation of the omega। ठीक है, तो यहां पे हम बातें करने जा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर मैं इस पे ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा कि बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन आपके पास है, और ये दोनों मासेस मैंने सेम लिए हुए हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा अच्छा आ जाए। ठीक है, तो m इंटू और यहाँ पे आप लिख सकते हो ACM। क्या ये दूसरा इक्वेशन आपके पास आ गया है? बिल्कुल। और तीसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ पे T इंटू आर, क्या ये टोटल टॉर्क आपके पास हो गया है। और आई अल्फा जब लिखेंगे तो आई हो जाएगा सेंटर ऑफ
मास के अबाउट, और डिस्क का जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे तीसरा इक्वेशन भी आपके पास आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जो मैं स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा था, अगर आप इस पूरे स्ट्रिंग को देखोगे ना, तो मैंने बोला है कि स्ट्रिंग पे यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 होगा और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन a1 होगा। बट अगर आप डिस्क को ध्यान से देखोगे ना, तो मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके पास पॉइंट है ना, कांटेक्ट पॉइंट है, इसका एक पॉइंट मान लीजिए कि मैंने P1 लिया है, तो ये P1 जो है ना वो डिस्क के ऊपर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे P2 ले लूं तो P2 किसके ऊपर में है? P2 इज ऑन द स्ट्रिंग। तो ये जो दोनों कांटेक्ट है ना, वो दोनों पे अलग अलग पॉइंट लेके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे जो पॉइंट P2 पे एक्सेलरेशन है वो कितना होने वाला है? A1 पे एक्सेलरेशन होने वाला है। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे कितने अननोन आ रहे हैं। एक तो आपके पास टेंशन है अननोन, दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है क्या? तीसरा आपके पास क्या लग रहा है? अल्फा लग रहा है आपके पास अननोन। 3 अननोन आपके पास दिख रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको सोचूं कि यहाँ पे एक और कहानी है जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, देखते रहिएगा थोड़ा सा। अच्छा, आपके पास ACM भी नहीं है, याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पे ACM भी नहीं है, ठीक है? 4 चीजें आपके पास फिलहाल नहीं है, और आपके पास इक्वेशन कितने बने हैं? 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या करूंगा, आप अगर इस पूरे पॉइंट को देखोगे तो आपको नहीं लगता क्या कि जो एक्सेलरेशन P1 का होगा वही एक्सेलरेशन P2 का होगा? क्यों? बिकॉज बोथ आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द बॉटम पॉइंट ऑफ द डिस्क एज वेल एज द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। सही है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग का तो एक्सेलरेशन आपके पास, अगर मैं इसको P2 मानूंगा तो ये तो A1 होके रहेगा आगे की तरफ। लेकिन इसका क्या हालचाल है? अगर P1 डिस्क के ऊपर में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? आप ही ने बोला है कि ये पूरा डिस्क ACM से आगे बढ़ेगा और एक अल्फा भी जनरेट हो जाएगा इसके अंदर में, तो यहाँ पे एक अल्फा भी हमने लगा दिया। अब सोचिए कि अगर मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि ये जो आपके पास P1 पॉइंट है, आपको नहीं लगता क्या कि ये जो P1 पॉइंट है उस पे एक तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ ACM आ जाएगा? क्यों? क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशन में है तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ACM आ जाएगा, और बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो एक आपके पास इधर की तरफ आ जाएगा R इंटू अल्फा, एट इक्वल टू आर अल्फा आ जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे कि इस तरीके से बॉडी रोटेट कर रहा है तो इस बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा, तो इधर नेट एक्सेलरेशन P1 पे हो जाएगा ACM प्लस आपके पास R अल्फा हो जाएगा। तो आप यहां पे आसानी से बोल सकते हो ACM प्लस R अल्फा इक्वल टू A1। तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपके पास 4th इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यहाँ पे ACM प्लस R अल्फा इक्वल टू A1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाली है। जब तक कि बोला ना जाए तब तक आपको यही मान के चलना है कि देयर इज नो स्लिपिंग, राइट? अब सोचिए थोड़ा सा, 4 इक्वेशन आ गए हैं। अब मेरा काम क्या है? मेरे को बताने का है एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अगर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए बताने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे डिस्क पे एक आगे की तरफ लगेगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, जिसको ACM बोलेंगे, और अगर बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहेगा, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो यहां तो एक्सेलरेशन इधर आएगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से आता जिसका वैल्यू होता R इंटू अल्फा। तो जो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ए होता है ना, नेट एक्सेलरेशन, वो होता है ACM माइनस R इंटू अल्फा। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? तो यही हमारा आंसर होने वाला है। बट अब हमारा गणित शुरू होगा, मैथ शुरू होगा। आप सोचिए कि ACM का भी वैल्यू नहीं पता और अल्फा का भी वैल्यू नहीं पता, तो राइट नाउ आवर प्राइम इंपॉर्टेंस इज टू फाइंड द ACM एंड अल्फा, एंड वंस वी कैलकुलेट ACM वैल्यू एज वेल एज द अल्फा वैल्यू, देन वी आर गोइंग टू सिंपली पुट द वैल्यू इन दिस पार्टिकुलर इक्वेशन एंड वी विल गेट द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ए, राइट और रॉन्ग? तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अब सोचिए ACM का वैल्यू कैसे आने वाला है, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हम एक एक करके ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहां से देखिएगा,
तो आपको लगेगा कि ACM का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंशन अपॉन मास। क्या हो जाएगा, यहां से जो ACM का वैल्यू आपके पास होने वाला है वो टेंशन अपॉन मास हो जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, अब देखिए कि जो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 उसमें ये वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या और देख लीजिए यहाँ पे ACM है प्लस यहाँ पे R अल्फा है और यहाँ पे आपके पास A1 है। तो आप चारों इक्वेशन को पहले माइंड करके रख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा इक्वेशन से कौन सा वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। अब ऐसा कुछ भी इसमें नहीं करना है, हमें एक एक करके सारे वैल्यू निकालने हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि मैं टेंशन निकालता हूं, क्या निकालता हूं, टेंशन निकालता हूं, तो आपको नहीं लगता कि टेंशन निकालने के लिए ACM की जरूरत आपको पड़ने वाली है? हाँ सर जी, ACM की जरूरत तो पड़ने वाली है। अच्छा, अगर आपको ACM की जरूरत पड़ने वाली है तो ACM यहाँ पे कितना है बोलिए, R अल्फा प्लस एक्सेलरेशन ऑफ A। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको क्या है, मिसिंग है, जिसको आपको निकालने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास A1 इक्वल टू ACM प्लस R अल्फा है। मैं अगले पेज पे आपको ले चलता हूं। तो ये जो पहला इक्वेशन मैंने लिखा है F नॉट माइनस टी इक्वल टू M इंटू A1, सही है क्या? अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ पे F नॉट माइनस टी को वही रहने दीजिए और जो एक्सेलरेशन A1 आपके पास है उसको थोड़ा देखिए। क्या A1 का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं ACM प्लस R अल्फा? बिल्कुल, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ACM प्लस R अल्फा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और काम करते हैं। एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का है उसके बारे में हमने बात करी है T बाई M। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे T बाई M प्लस। अच्छा, R अल्फा में अगर मैं अल्फा के बारे में बताऊं तो अल्फा भी यहां से निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर आप अल्फा के बारे में देखेंगे तो एक R ने एक R को मार दिया। अगर एक R ने एक R को मार दिया तो आपको यहां पे दिखेगा कि जो अल्फा का वैल्यू सिंपली होने वाला है वो 2T डिवाइडेड बाई MR होने वाला है। देख लीजिए कुछ गड़बड़ ना करें। यहाँ पे हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 2T डिवाइडेड बाई MR हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं 2T डिवाइडेड बाई MR। देखते हैं जो हो सकता है। R ने R को पार कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा MT बाई M। ठीक है क्या? और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास M इंटू 2T डिवाइडेड बाई M। यहाँ पे M ने M को मारा, M ने M को मारा, तो यहाँ पे कितना बचा, 3T बचा। तो ये हो जाएगा F नॉट माइनस टी इक्वल टू 3T। तो जो टेंशन आपके पास आ जाएगा डेट इज सिंपली F नॉट बाई 4। तो आपके पास टेंशन का वैल्यू कितना आ गया है, F नॉट बाई 4। अब देखते रहिएगा, जैसी टेंशन आ गया तो आप ही ने तो लिखा है कि टेंशन इक्वल टू M इंटू ACM होता है, हाँ या ना? तो जैसे ही आपके पास ये F नॉट बाई 4 आ गया तो आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हो कि हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होने वाला है वो F नॉट अपॉन 4m होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक कंस्ट्रेंट का इक्वेशन आपको मेन टाइम पे याद आना चाहिए था। अदरवाइज दीज आर द नॉर्मल इक्वेशंस जो आप डेली लाइफ में लिखते रहते हो, लेकिन सवाल सोच के उसके कंक्लूजन पे पहुंचना ये इतना आसान आपके पास नहीं होने वाला था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ACM आ गया। अच्छा, मैं अब पुराने सवाल पे चलता हूं कि हमारे को चाहिए क्या। हमारा आंसर ये होने वाला है। तो सोचिए कि मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ A निकालने के लिए ACM चाहिए होगा, जो कि आ चुका है। ACM F नॉट बाई 4m आ चुका है, बढ़िया। और अगर मेरे को किसी तरीके से अल्फा मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए अल्फा इक्वल टू 2T बाई MR आपने निकाल दिया है। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T अपॉन MR। तो बच्चे लोग T का वैल्यू यहां से अभी आपने निकाला था, कितना था, F नॉट बाई 4। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास MR। तो कितना हो जाएगा, ये 2 ने 2 से मार दिया तो बचेगा F नॉट डिवाइडेड बाई 2m इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। अच्छा, अब सोचिए, अब तो मुझे लगता है कि ज्यादा कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमको अल्फा का भी वैल्यू आ गया है। और देख लीजिए जो भी वैल्यू हमने निकाला है किसी अननोन के टर्म में नहीं निकाला हो। अल्फा F नॉट MR सारे गिवन है, ACM F नॉट M ये भी आपके पास गिवन है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी तरीके से, कहा गया, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ A निकालने के लिए ACM माइनस R अल्फा, तो दोनों वैल्यू पता है हमारे पास। A1 का वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल दिया है तो मुझे दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब तो एक्सेलरेशन ऑफ A डालते हैं ACM माइनस R अल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ A हो जाएगा ACM माइनस R अल्फा। तो ACM का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी F नॉट अपॉन 4m।
और आर तो वैसे ही रहेगा और अल्फा आ जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2m इंटू आर। आर ने आर को पार कर दिया और ये हो जाएगा एफ नॉट बाई 4m माइनस एफ नॉट बाई 2m। अगर हमने यहाँ पे 4m को एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा आपके पास एफ नॉट दैट इज माइनस एफ नॉट बाई 4m। आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास आया है ए पे वो होने वाला है माइनस एफ नॉट अपॉन 4m। तो सोचिए कि आपने नेट एक्सेलरेशन किधर माना था बच्चा लोग, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो आप सोचिए कि आपने नेट एक्सेलरेशन किधर माना था, राइट साइड में, बिकॉज मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा था कि एसीएम ज्यादा होगा आर अल्फा से, लेकिन इसका निगेटिव आना ये बताता है कि यहाँ पे जो अल्फा वाला इफेक्ट होगा ना वो ज्यादा होगा एसीएम से, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, निगेटिव आया है। तो क्या आपको पूरी पिक्चर समझ में आई क्या? इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछे कि इस सवाल का मेन पॉइंट क्या था, तो दिस वन। अगर आप ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना समझ पा रहे हैं तो फिर ये सवाल तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो होप कि ये जो सवाल बना है ना, आप इस तरह के सवालों को लिए अपने आप को तैयार करेंगे, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चन बना के तो वैसे भी आप अच्छे एग्जामों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए इसी तरीके के सवाल लेके आते रहेंगे और आपको ढेर सारा बेनिफिट देते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इसी तरीके के धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। बाय बाय एवरीबॉडी।